So now we would start about job order costing today. Now it's a costing system. It's a costing system. यानी कॉस्ट जिस तरीके से एक्यूमुलेट होती है या जिस तरीके से कॉस्ट बनती है उसमें दो तरीके हैं. There are two ways costing system. One is the job order costing and the other one is process costing. So we will start with job order costing and the next topic would be process costing. अब यहाँ पे हम पूरा सिस्टम पढ़ेंगे, पूरा वो सिस्टम किस तरीके से काम करता है, पूरा सिस्टम किस तरीके से काम करता है, which means flow of cost, journal entries, postings, ये बातें पढ़ेंगे. अब ये बिल्कुल वही जर्नल चीजें जो आप लोगों ने शुरू में पढ़ी थी when you were doing an accounting course. तो अगर वो आपको याद है तो then this is easy. अगर वो याद नहीं है तो फिर थोड़ा सा मेहनत करनी होगी. अदरवाइज अब तक जो हम पढ़े थे वो छोटे से फॉर्मूलाज थे, कॉन्सेप्ट से हम पढ़ते थे, हम उसको अप्लाई करते थे, एनालिटिकल टेक्निक्स जो हम करते थे. ठीक है, दिस इज अ बिट डिफरेंट. These two chapters are bit different. They are purely accounting in nature. ये accounting इसका nature जो है वो accounting का nature है. जिस तरह accounting आप पढ़ते थे कि journal entry, postings. तो ये journal entry, postings ये काम. Okay. So let's start. Now we need to understand first what is process costing and what is job order costing and which company uses what. कौन सी कंपनी कौन सी चीज इस्तेमाल करती है. Okay. So ये चीज मार्कर. ठीक है. मार्कर्स बनते हैं. कैसे बनते हैं? हम फैक्ट्री होती है, we take raw material, apply labor, use overheads, हम मार्कर बनाते हैं. हम मार्कर बना रहे हैं. ठीक है. हम ये नहीं करते कि एक मार्कर के ऊपर गुलाब बना दें, एक के ऊपर जैस्मीन बना दें, एक को यहाँ से चेंज कर दें, एक मार्कर को राउंड शेप में बना दें, एक मार्कर को कुछ और कर दें. We don't do such things. So this is what we call as a process costing. Same goes for your chairs, maybe rostrums, mobile phones. Same होते हैं. Models different होते हैं, otherwise same. So a company produces many units of a single product. बहुत सारे बनाते हैं. हम ये नहीं करते कि हम सिर्फ 5 मार्कर बनाते हैं, 2 मार्कर बनाते हैं, 1 मार्कर बनाते हैं. हम बहुत सारे बनाते हैं. Thousands and thousands. आपको कितने चाहिए? 100. उसको कितने चाहिए? 500. उसको कितने चाहिए? 1000, 5000, 10,000. So we make lots of products. A company produces many units of a single product. One unit of product is indistinguishable from the other. एक मार्कर, दूसरा मार्कर सेम है. हम दोनों को अलग अलग नहीं करते. ठीक है, ये नहीं करते कि इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चीज लगा दें, इसके ऊपर ना लगाएं. We don't do it like this. हाँ, मुझे एक स्पेशल कस्टमर आ जाए वो कि इस मार्कर के ऊपर मेरी कंपनी का नाम लिख दो और 5000 मार्कर मेरे बना दो. So we would do that, but then we would charge that person for that special order. इसको स्पेशल ऑर्डर बोलते हैं बाद में. ये कहता है इसके ऊपर मेरा नाम, मेरी कंपनी का नाम बना दो ताकि जिसको मैं ये मार्कर दूं मेरी एडवर्टाइजमेंट हो जाए. सो फाइन, आई डू इट, आई विल चार्ज एक्स्ट्रा. ये जो एक्स्ट्रा प्रिंटिंग करूंगा इसकी एक्स्ट्रा आपको चार्ज. सो वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट. The identical nature of each unit of product enables assigning the same average cost per unit. So now then how do I assign the average the cost? What I simply do is कितना मटेरियल लगा? 5000. लेबर जो मैंने अप्लाई किया उसको कितने पैसे दिए? 10,000. ओवरहेड्स कितने लगे? 5,000. So that makes a total of 20,000. 20,000 कितने मार्कर्स आज बने थे? आज बने थे 100 मार्कर्स. 100 मार्कर्स. So what is the cost per unit? 20,000 divided by 100 जितना भी आए. That's it. बस 200 आ गया. 200 is the cost per unit. आसान. ठीक है. This is what we do in process costing. Process costing में क्या होता है? एक यूनिट दूसरे यूनिट से अलग नहीं होता, सेम होता है. ठीक है. अब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, यूनिट्स सेम होते हैं. हम लोगों को जो चीजें दे रहे हैं उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं. कॉस्ट को टोटल किया डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड देन वी फाइंड आउट द एवरेज कॉस्ट. गॉट द आइडिया? यस सर. सिंपल आइडिया. ओके, लेट्स मूव ऑन. एग्जांपल क्या चीज है आपके पास? पेपर मैन्युफैक्चरिंग. ठीक, पेपर मैन्युफैक्चरिंग. रिफाइनिंग एल्युमिनियम इंगेट्स, ये एल्युमिनियम की छोटी छोटी चीजें. कोल्ड ड्रिंक्स सब एक जैसी होती है ना. आप ये नहीं कहते मेरे कोक में शुगर ज्यादा कर दें. हाँ, हम ये करते हैं कि 0 कैलोरी अलग बनाते हैं, फिर ये अलग बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग अलग बनाते हैं, लेट्स से 7 अप अलग बनाते हैं, सब अलग अलग बनाते हैं. लेकिन ये तो नहीं करता ना कि अब ये मुझे कहे कि मेरी 100 बॉटल्स के अंदर आप ये चीज डाल दें, इसके अंदर बादाम डाल दें, किशमिश डाल दें. You don't do it like this.
स्पेशल ऑर्डर में नहीं बन सकता। हाँ, स्पेशल ऑर्डर अगर आप कहेंगे तो हम बना देंगे, अदरवाइज वी डोंट डू इट, ठीक है? बट दैट वुड बी स्पेशल ऑर्डर, दैट इज अनदर कंसर्न. ओके, क्लियर सो फार? Continuous production of a single roll of paper that may eventually be cut into sizes needed by customers. The desire of all three of these companies is to make each unit of output consistent with the quality standard established. So this is what we do. Now let's move on to the other costing system, which is called as job order costing. अब ये अलग चीज है, job order costing. यानी यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं? You order. So that means I manufacture according to your order. मैं क्या करूँगा? मैं बैठूँगा, मैं इंतजार करूँगा। अब मेरे पास आएगा फ़हीम कहेगा मुझे एक घर बना, होगा ठीक है, एक प्रोजेक्ट घर। हसन आएगा कहेगा मुझे एक हॉस्पिटल बना। नाउ रिमेंबर, मेरा आई एम द ऑर्गेनाइजेशन, तो मेरे लिए एक प्रोडक्ट ये है, एक प्रोडक्ट ये है। क्या ये दोनों प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल? लेकिन इससे पहले हम बना रहे थे मार्कर्स, आइडेंटिकल? यस। ये ऑल टुगेदर डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। इसके ऊपर अलग मटेरियल लगता है, इसके ऊपर अलग लेबर लगता है, इसका हिसाब अलग रखता हूँ, इसका हिसाब अलग रखता हूँ। शाहजेब आके कहेगा मैंने रोड बनानी, उसका हिसाब अलग रखूँ। सबके ऊपर मटेरियल अलग लगेगा, लेबर अलग लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अलग लगेगा। मैंने सबका अलग अलग रिकॉर्ड रखना है। Many different products are produced each period. Many different products. Products are not the same. Products are manufactured to order. So I'll manufacture according to your order. ठीक है? शलवार कमीज, फ़हीम आता है कहता है मुझे व्हाइट शलवार कमीज चाहिए विद कॉलर विद कफ्स। शाहजेब कहता है आई डोंट नीड द कॉलर, आई नीड इन दिस कलर, इन दिस डिजाइन, इन दिस फैशन, अलग अलग। सो टेलर्ड क्लोथ्स आर वंस अगेन जॉब ऑर्डर. The unique nature of each order requires tracing or allocating cost to each job and maintaining cost records for each job. फिर इसमें मैं क्या करता हूँ? मैं कहता हूँ फ़हीम का ऑर्डर. So फ़हीम ऑर्डर नंबर 1001. इसमें जितना भी मटेरियल लगेगा यहाँ पे ऐड करता जाऊंगा. मटेरियल, लेबर, ओवरहेड यहाँ पे लिखना. शाहजेब ऑर्डर, शाहजेब ऑर्डर नंबर 0010. नंबर 10 ऑर्डर है, इसके ऊपर कितना मटेरियल लगेगा यहाँ पे लगा दूंगा, लेबर लगेगा यहाँ पे लिख दूंगा, सबका रिकॉर्ड अलग अलग. सिंपल. इससे पहले मैं क्या करता था? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल्स पर यूनिट कॉस्ट. अब मैं क्या करता हूँ? हर ऑर्डर का, हर प्रोडक्ट का अलग कॉस्ट लिखता हूँ ताकि आसानी हो मुझे. फ़हीम को फिर मैं कितना चार्ज करूंगा? ये सब टोटल कर दूंगा. 5000 बन रहे हैं, फ़हीम से कहूंगा 500 अपना प्रॉफिट डाल दूंगा, 5500. फ़हीम आपके कपड़ों के 5500. वेरी गुड. ओके, सो दिस इज हाउ वी डू जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग. एग्जांपल, बोइंग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, अब बोइंग एयरक्राफ्ट बनाता है, कोई कहता है मुझे 777 बना के दो, कोई कहता है मुझे 667 बना के दो, कोई कहता है मुझे 601 बना के दो. लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन की एग्जांपल आपको दे चुका हूँ. वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मूवी प्रोडक्शन. अब एक बंदा आता है, वो वॉल्ट डिज्नी को कहता है मुझे ये वाली मूवी बनानी है, तो हम वाली मूवी बनाएंगे, उसमें कितनी कास्ट रखेंगे, क्या सेट किस तरह बनाएंगे, अलग कॉस्ट. कोई और आता है, वो कहता है मुझे साइंस फिक्शन मूवी बनानी है, उसकी अलग कॉस्ट. ठीक है, सो कॉस्ट आर डिफरेंट. So now, this is the sum. In a job order costing, number of jobs worked. एक ऑर्डर इसका, दो इसका, 3, 4, 5 ऑर्डर्स होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे. मेनली जॉब. प्रोसेस कॉस्टिंग में एक ही प्रोडक्ट, मार्कर या पेन या पेंसिल, बस 4 हैं, 5 हैं या 6 हैं, और बहुत ज्यादा बनाता हूँ. ये मैं हजारों की तादाद में बनाता हूँ, जिसको जितना चाहिए लीजिए. कॉस्ट एक्यूमुलेटेड बाय जॉब, इसको हम कहते हैं जॉब. हर जॉब का अलग रिकॉर्ड. सो कॉस्ट एक्यूमुलेटेड, कॉस्ट को कैलकुलेट किस तरह करता हूं? अकॉर्डिंग टू जॉब. यहां पर क्या करता हूं? डिपार्टमेंटल. मार्कर बनाता हूं तो मैं इसके प्रोसेस को डिवाइड कर देता हूं डिपार्टमेंट्स में. पहले डिपार्टमेंट में लेट्स मेक प्लास्टिक को मेल्ट करें और उससे ये बॉडी बनाए. सेकंड डिपार्टमेंट इंक. थर्ड डिपार्टमेंट असेंबल कर दें. फोर्थ डिपार्टमेंट पैक कर दें. बस बन गया. तो आई divided this whole process into 4 departments. सही? Average cost computed by job. यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? हर जॉब की अलग कॉस्ट है. शाहजेब की अलग कॉस्ट, फ़हीम के ऑर्डर की अलग कॉस्ट, हर ऑर्डर की अलग कॉस्ट. यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? प्रोसेस में हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट लिखता हूँ.
पहले डिपार्टमेंट में इतनी कॉस्ट लगी, सेकंड में इतनी लगी, थर्ड में इतनी लगी, ऐड कर दूंगा और फिर पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, दिस इज व्हाट आई डू इन प्रोसेस कॉस्ट। जी, क्लियर सो फार? Yes, sir. Okay, let's move on. Which of the following companies would be likely to use job order costing rather than process costing? इनमें से कौन सी कंपनीज जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग इस्तेमाल कर रही है? Wedding reception. स्कॉट पेपर कंपनी फॉर क्लिनिक्स। पेपर ये नहीं होगा। पेपर तो देखिए हम बहुत सारे बना लेते हैं ना, तो जिसने जितने पेपर्स लेने हैं ले लेंगे। आर्किटेक्ट्स, Yes, sir. Yes. Job order. जॉब ऑर्डर। अब आर्किटेक्ट के पास एक बंदा आता है, कहता है मुझे घर बनाना है, कहता है मुझे बिल्डिंग बनानी है, कहता है मैंने क्या बनाना है। Hence for ketchup, No. प्रोसेस कॉस्टिंग, लेकिन बहुत सारे बना लेते हैं बस। स्पाइसी अलग, नॉर्मल अलग, लेट्स से सुपर स्पाइसी अलग, व्हाटएवर। केटर फॉर अ वेडिंग रिसेप्शन, Job order. जॉब ऑर्डर। हसन कहता है मेरी शादी है, मुझे 10 डिशेस। फहीम कहता है मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी का डिनर है, उसमें सिर्फ 5 डिशेस चाहिए, सब अलग। Yes. बिल्डर ऑफ कमर्शियल फिशिंग वेसल्स, कमर्शियल फिशिंग वेसल्स, मछली पकड़ने के लिए जो Process. कमर्शियल शिप्स होते हैं। Process costing. Size. प्रोसेस होगा ना। Yes. ये तो नहीं है कि बस मैं बहुत सारी शिप्स बना लूं जिसको जितनी शिप्स चाहिए, इस तरह नहीं होता ना। ठीक है, तो हर बंदा एक आता है, हसन कहता है कि मुझे इतनी शिप चाहिए जिसमें मैं रोज इतनी मछली स्टोर कर सकूं, इसके अंदर मुझे कमरा भी बना के दो, ये बना के दो, व्हाटएवर। फहीम की कुछ और रिक्वायरमेंट है, हारिस की कुछ और रिक्वायरमेंट है। सो दीज आर योर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। सही है? क्लियर? Third, last वाला भी job order. हाँ, जॉब ऑर्डर ना, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, हर एक का वो प्रोडक्ट अलग अलग होगा, इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं है। ठीक है, इनडिस्टिंग्विशेबल जहाँ पे हो वहाँ पे प्रोसेस होता है, यानी जहाँ पे एक जैसी चीज़ बना। मैं एक जैसे, देखिए कुछ फिशिंग वेसल्स बड़े बड़े शिप्स होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो डिपेंड कस्टमर क्या मांगता है, तो वो चीज़ बनाएगी। अब गाड़ियों की जरूरत नहीं है कि बहुत सारी गाड़ियाँ बना दे, लोग गाड़ियाँ मांगेंगे, हर बंदा तो फिशिंग वेसल्स नहीं मांगता ना, इतनी तो नहीं बिकती। सो आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन अ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम। अब जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं? हम अभी पढ़ रहे हैं जॉब ऑर्डर, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इज प्रोसेस कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, फॉर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हर प्रोडक्ट चाहे वो जॉब का हो या प्रोसेस का हो, सब में मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, ओवरहेड्स लगेगा, बस ये बात याद रखिए। चाहे जॉब ऑर्डर हो चाहे प्रोसेस हो, मैन्युफैक्चरिंग तो आपने करनी है ना। मैन्युफैक्चरिंग में आपने 3 चीजें लगानी है, आपने मटेरियल भी लगाना है, आपने लेबर भी लगाना है, आपने ओवरहेड्स भी लगाना है। ओके, सो डायरेक्ट मटेरियल। अब मैं बहुत सारा डायरेक्ट मटेरियल ले आता हूँ, मैं बहुत सारा सीमेंट ले आता हूँ, बहुत सारी ईंटें ले आता हूँ। अब फहीम कहता है मेरा घर बनाना है, अब वहाँ पे जो मैंने सुपरवाइजर रखा है वो मुझे कहता है कि मुझे 1000 ईंटें चाहिए, वो उधर भिजवा दूँ। हसन कह रहा है कि मैंने एक डिस्पेंसरी बनानी है, उसके लिए 500 ईंटें चाहिए, मैं उधर भिजवा दूंगा, लेकिन सबका अलग अलग रिकॉर्ड रखूंगा, कितना मटेरियल कहाँ पे जा रहा है, कितना मटेरियल कहाँ पे जा रहा है, सबको अलग अलग। लेबर, फहीम के जो मैं प्रोजेक्ट बना के दे रहा हूँ उस पर मुझे वहाँ पे सुपरवाइजर कहता है हमें आज के दिन 6 लेबर चाहिए, मैं कहूँगा अच्छा 6 लोग उधर चलते। हसन वाले प्रोजेक्ट में मुझे वो कहेगा आज हमारा काम ज़्यादा है, मैं 10 लेबर चाहिए, मैं 10 लेबर उधर भिजवा दूँ। 5 उधर भिजवाया, उसके पैसे कितने लगे? 500 इस वाले जॉब में ऐड। हसन वाले पे कितने लगे? 1000 रुपए, 1000 यहाँ पे ऐड। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये तो कुछ नहीं आ रहा है, ये तो कुछ नहीं कह रहा। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्या होता है? Indirect labor. इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल और बाकी इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये क्यों अलग अलग नहीं आइडेंटिफाई होते? इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, कोई भी इनडायरेक्ट कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये क्यों अलग अलग नहीं है? देखिए मटेरियल तो अलग अलग था, मैंने कहा फहीम के प्रोजेक्ट में चाहिए 10 बोरी सीमेंट, भिजवा दो। फहीम के अकाउंट के अंदर लिख दो 10 बोरी सीमेंट मटेरियल। फहीम के घर में 5 लेबर भिजवाना है, 5 लेबर भिजवा दो, एक का एक दिन 1000 रुपए है, 5000 यहाँ पे लिख दो। हसन के वहां पर लेबर चाहिए 10,000 वहां पे। ओवरहेड्स सर क्योंकि वो आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसका मतलब अकाउंटेंट्स हो गए और सुपरवाइजर्स हो गए वो सेम हो सकते हैं, इस वजह से इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट जो वो होते हैं
कि मतलब वो सेम होंगे? सेम हो। एडमिनिस्ट्रेशन को अगर देखा जाए जैसे बहुत पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो तो सेम होता है, उसकी कॉस्ट सेम होती है। चलिए समवॉट आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन लेट्स डू दिस इन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में क्या क्या चीज़ है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, और जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग सब आ जाएगी। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड ऑल अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सारी आगे बीच में are allocated to all jobs rather than directly traced to each job. Allocated. वो कह रहे हैं ये allocate होगी, ये direct charge नहीं। मैं ड्रेसेस डिजाइन करता हूँ या बनाता हूँ ड्रेस, फहीम आता है वो मुझसे कोई एक ड्रेस मांगता है, ठीक है, शाज़ेब एक ड्रेस मांगता है, आरिस एक ड्रेस, ठीक। मैं एक अपने एक टेलर को बोलता हूँ कि आप फहीम का ड्रेस बनाओ, एक को बोलता हूँ शाज़ेब का ड्रेस बनाओ, एक को कहता हूँ आरिस का ड्रेस। फहीम वाला कहता है मुझे इतना मटेरियल चाहिए, मैं उसको मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ, जितना मटेरियल लग गया वो फहीम के जॉब ऑर्डर में लिख दें, जितना शाज़ेब का चाहिए वो शाज़ेब के लिए लिख दें। सबको एक एक टेलर मैंने प्रोवाइड किया, एक टेलर मुझसे एक दिन में लेता है 1000, सबको मैंने 1000 दे दी। अब मेरे पास एक सुपरवाइजर है, वो खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, वो सबको चेक करता है, सारे टेलर काम कर रहे हैं, कोई गलती तो नहीं कर रहा, ठीक है। अब उस सुपरवाइजर ने फहीम की जॉब पर कितना काम किया, शाज़ेब की जॉब पर कितना काम किया, आरिस की जॉब पर कितना काम किया, नहीं बता सकता, डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकता। आर एलोकेटेड टू ऑल जॉब्स, वो एलोकेट करना पड़ेगा, मुझे एलोकेट करना पड़ेगा। उस सुपरवाइजर को मैं देता हूं 1 महीने के 10,000, वो टेलर की तरह नहीं है कि एक दिन के 1000 रुपए दूंगा या एक ड्रेस के 1000 रुपए दूंगा, चाहे वो जो भी ड्रेस हो, या ड्रेस को देख करके वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है उसको मैं उसकी सैलरी डिसाइड करूँ। बस उसकी फिक्स सैलरी है 10,000 पर मंथ। अब जितने भी ड्रेसेस बीच में बनते जाएंगे वो सबको देखेगा, सबको चेक करेगा कि सब गलत बन रहे हैं, सही बन रहे हैं, सबको सही करेगा। कोई टेलर गलत बना रहा है, मेरा मास्टर टेलर मास्टर, उसको मैं कहूँगा कि नहीं सही, तो वो डायरेक्टली ट्रेस नहीं होगा, एलोकेट। अब वो फहीम की जॉब पे लगाता है 1 घंटा, शाज़ेब की जॉब पर लगाता है 2 घंटे, आरिस की जॉब पे लगाता है आधा घंटा, ठीक है। उसकी टोटल कॉस्ट है मेरे पास 10,000। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, इस 10,000 को डिवाइड बाय 3। अगर 3 डिवाइड बाय 3 करूंगा तो सबको इक्वल चलाएगा। क्या उसने सब पे इक्वल टाइम लगाया? नहीं। तो इसका मतलब ये कि मैं उसको डिवाइड नहीं करूंगा, उसको मैं करूंगा एलोकेट। दे आर एलोकेटेड, दीज कॉस्ट आर एलोकेटेड। और एलोकेशन के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, और एलोकेशन we always use a base, कोई बेस हो। अब ये सुपरवाइजर का जो काम है ये किस बेस पे है? आर्ट्स की बेस पे। तो फिर इसका मतलब कि इसने जिस पे ज्यादा टाइम लगाया उसको ज्यादा चार्ज करो, जिसने कम टाइम लगाया उसको कम चार्ज करो। सबसे ज्यादा टाइम लगाया शाज़ेब की जॉब पर, उसको ज्यादा, शाज़ेब को ज्यादा चार्ज करूंगा, आरिस को सबसे कम चार्ज करूंगा, और फहीम को जितना टाइम लगा। दिस इज कॉल्ड एज एलोकेशन। गॉट दिस आइडिया ऑफ एलोकेशन? गॉट दिस आइडिया ऑफ एलोकेशन? यस सर। क्लियर है? स्टार्ट करें आगे। यस सर। आगे एक्चुअल एंड अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। अब एक और कॉन्सेप्ट है फैक्ट्री ओवरहेड। अब थोड़ा सा फैक्ट्री ओवरहेड पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए इन चीजों को थोड़ा सा साइड पे करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को थोड़ा सा पढ़ के वापस आते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड हम लोगों ने कहा था क्या चीजें, डेफिनेशन रिमेंबर? डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ, ये किसने बोला?
Vivanda. पता नहीं है सर Who is indirect cost of manufacturing? Indirect cost of manufacturing. जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग की इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो सारी की सारी फैक्ट्री ओवरहेड में है, चाहे वो इनडायरेक्ट लेबर हो, चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल हो, या जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट, वो सारी की सारी फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आ जाएगी। गॉट दिस आइडिया? गॉट दिस आइडिया? अब आगे चलते हैं। अब जरा थोड़ा सा मुझे बताइए, मैं यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहा हूँ और मैं यही काम कर रहा हूँ, ये टेलर हमारा काम है, ड्रेसेस बनाने। मेरे पास सुपरवाइजर है, लाइट भी, लाइट का एक्सपेंस क्या आएगा? इनडायरेक्ट है। क्या मैं बता सकता हूँ फहीम के ड्रेस पे कितनी लाइट लगी, शाजिब के ड्रेस पे, आरएस के ड्रेस पे? नहीं ना, स्क्वायर रोटेट करना पड़ेगा, स्क्वायर रोटेट करना पड़ेगा इन तीनों पे। कोई दिमाग में सोचना पड़ेगा किस हिसाब से करूँ, फिर करूँगा। एक सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा हुआ है, उसको तनख्वाह देता हूँ, उसकी कॉस्ट किस पे चार्ज करूँ? एलोकेट करना पड़ेगा। एक स्वीपर है जो इस जगह को साफ करता है रोज आके, उसको तनख्वाह देता हूँ, ठीक है, वंस अगेन चार्ज करना पड़ेगा, इनको एलोकेशन करनी पड़ेगी। अब जरा मुझे ये बताएं, जब मंथ एंड आएगा, मंथ एंड आएगा, नाउ आई नीड टू डिसाइड द कॉस्ट स्पेंड ऑन फहीम्स प्रोजेक्ट, शाजिब प्रोजेक्ट एंड आरएस प्रोजेक्ट। मटेरियल तो मैंने लिख दिया ना, मैंने कहा फहीम जॉब नंबर 001, इसके अंदर कितना मटेरियल लग रहा है मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, पहले 100 का लगा, फिर 200 का, फिर 500 का, यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। लेबर कितना लग रहा है यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, 600 का लगा, फिर 100 का लगा, फिर 200 का लगा। ओवरहेड कितना लगा? ओवरहेड मैंने अभी आपको कौन कौन सी चीजें बताई? सिक्योरिटी गार्ड, इलेक्ट्रिसिटी, स्वीपर। स्वीपर को पैसे मैं कब देता हूँ? पर मंथ के एंड पे, पूरे मंथ की सैलरी एक साथ देता हूँ, ठीक है, ओके। इसको मैंने 10,000 रुपए दिए, अभी 10,000 में इन 3 जॉब्स पे डिवाइड कर दिया, इन 3 जॉब्स पे डिवाइड कर दिया, इक्वल, इन तीनों पे डिवाइड करूंगा ना, ये मेरी कॉस्ट है ना, कि इनको इसको कॉस्ट डिसाइड करूंगा ना कि फहीम की कितनी कॉस्ट बन रही है, फहीम की ड्रेस की कितनी कॉस्ट है, उसके लिए मुझे चाहिए कि मैं इस स्वीपर की कॉस्ट को यहाँ पे डिवाइड करूं, ओके। अब किस बेसिस पे डिवाइड करूं? स्वीपर ने क्या इसके ड्रेस के ऊपर काम किया? नहीं, लेकिन स्वीपर क्या फैक्ट्री का हिस्सा है? मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा है, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ओके। अब मुझे नहीं समझ आ रही क्या बोल रहा, चलें इसको छोड़ें, आगे जाते हैं। सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का हमने क्या कहा था थोड़ी देर पहले? इनडायरेक्ट तो है, लेकिन उसी कॉस्ट को कैसे एलोकेट करूंगा? पर आवर के हिसाब से, आवर्स के हिसाब से। उसने कितना टाइम यहाँ पर लगाया, कितना टाइम यहाँ पर लगाया, कितना टाइम यहाँ पर, ओके, ये तो हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, तीसरी एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी कैसे यूनिट्स, तो आपको पता है कि कितने यूनिट, यहाँ पे कितनी ट्यूबलाइट्स लगी? 6। क्या मुझे इस वक्त कोई ये बता सकता है कि एक स्टूडेंट के ऊपर कितनी लाइट आ रही है, कितने यूनिट आ रहे हैं, कितना टाइम आ रहा है? सर इसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं होगा कर उसको डिवाइड बाय, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल को फिर क्या करूंगा? डिवाइड बाय 50, डिवाइड बाय 50 50। तो पर पर्सन आपको, अब देखिए ये सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट है, एक का कुछ और, एक का कुछ और, एक का कुछ और, फिक्स तो नहीं होता, ये तो एक्टिविटी के साथ चेंज होगा, लेकिन जितने मैंने प्रोडक्ट्स बनाए उन सब के ऊपर इसको एलोकेट करना है। द वर्ड इज एलोकेट नॉट डिवाइड, सो ऑलवेज यूज द वर्ड एलोकेट, एलोकेट करना है, ओके, एलोकेट करना। एलोकेशन के लिए मुझे चाहिए बेस, लुक फॉर अ बेस, लुक फॉर अ बेस, नाउ वी लुक फॉर अ बेस। अब मुझे ये बताएं जरा, महीना एंड कब होता है? 30 या 31st। इलेक्ट्रिसिटी का बिल कब आएगा? मंथ के बाद आता है, किस दिन आता है? 4th 5th को आता है, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताएं, मंथ एंड हुआ 30th को या 31st को, मैंने इन सब की कॉस्ट डिसाइड करनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आया, बाकी चीजें तो मैं डिवाइड कर दूंगा, चलिए सुपरवाइजर सैलरी 10,000 है, स्वीपर की सैलरी 5,000 है, बिल के साथ क्या करूं?
जब आए फिर तो फहीम से कहूँ फहीम अपना ड्रेस ले जाओ, जब आएगा तो मैं पैसे बता दूंगा। एवरेज पता होगा। फिलहाल जो बिजली के हालात हैं, हर महीने बिजली का यूनिट What to do? Yes, of course. So now we have two things. One is called as actual FOH. Actual. स्वीपर को कितने पैसे दिए? 10,000. सुपरवाइजर को कितने पैसे दिए? 5,000. Whatever जो भी है. इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आया? 15,000. ये एक्चुअल है. Actual. The other thing is called as applied. ठीक? We always, अब ये बात याद रखना, ये बात याद रखनी पूरी जिंदगी, हमेशा always use applied FOH. Full stop. Actual FOH कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब बिजली का बिल आ जाएगा तब देखेंगे, अभी मत करेंगे। 30th को आपने सब कुछ काम करना है, आपने कॉस्ट डिसाइड करनी है। अप्लाइड FOH। अब अप्लाइड FOH क्या है? What is this applied FOH? This applied FOH is actually estimated cost. It is estimated cost. अब ये estimated cost किस चीज के ऊपर बेस करती है? Based on my past previous experience. पिछले महीने कितना आया था सब कुछ हिसाब लगा, उससे पिछले महीने कितना आया था सब कुछ हिसाब लगा। ठीक है? अब क्या पता पिछले महीने फैक्ट्री बंद हो गई, फिर क्या करूं? फिर उससे पिछला वाला हो सकता है। अच्छा एक मिनट, एक और चीज देखो। पिछले महीने पिछले महीने या पिछले साल कोरोना में किसी ने कपड़े बनाए? नहीं बनाए, तो बिजनेस बिल्कुल डाउन था। तो इसका मतलब ये सारी कॉस्ट भी बिल्कुल डिसाइड करूं। पॉज करें इसको, पॉज स्टॉप नहीं करना, पॉज। अब सिर्फ पॉज। अब तक हमने जो स्टोरी पढ़ी वो क्या थी? गौर से सुनिए। हमने कहा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर आसान होता है, ट्रेस आउट हो जाता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट ट्रेस आउट करना मुश्किल, तो हम क्या करते हैं? उसको एलोकेट करते हैं। एलोकेट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अप्लाइड FOH। अप्लाइड FOH के लिए क्या चीज जरूरी है? एलोकेशन बेस। एक्चुअल FOH के साथ क्या करेंगे बाद में बता दूंगा। ठीक है, अभी अप्लाइड इस्तेमाल करेंगे। अप्लाइड क्या है? एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड क्या? एस्टिमेटेड क्या? एस्टिमेट कैसे लिखें? बात करो, बताओ, समझा। व्हाट इज नेक्स्ट? अब मैंने कहा कि आप कहें कि सर पिछले महीने का ले लें, पिछले महीने सीजन नहीं था, एक्टिविटी वाज डाउन, कॉस्ट कम होगी। इस महीने सीजन है, ईद आने वाली है, टेलर के पास बहुत ज्यादा रश है, ड्रेसेस आ रहे हैं और टेलर कह रहा है कि और टेलर मास्टर भी ले आओ और सब ले आओ और मटेरियल भी लगेगा। जब डायरेक्ट मटेरियल ज्यादा लगेगा, याद रखें इनडायरेक्ट मटेरियल भी ज्यादा लगेगा। स्टिचिंग जब ज्यादा होगी, धागा ज्यादा लगेगा। ठीक है, धागा इज इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट लेबर भी ज्यादा लगेगा। पहले एक स्वीपर था, अब 2 रखूंगा, काम ज्यादा है, गंद मचता है, जल्दी साफ करो इसको, 2 बंदे लोगों काम करो। पहले मैंने एक छोटा बच्चा रखा था जो सबसे किसी को धागा लाता, किसी को कैंची ला के देता। अब 2 रखे हुए हैं, एक उसका हेल्पर है, किसका हेल्पर है, किसका हेल्पर है, किसका हेल्पर। सो इनडायरेक्ट कॉस्ट वुड इंक्रीज आल्सो। ठीक, अब क्या करें? अब हम ये करते हैं, वी एस्टिमेट। हाउ डू वी एस्टिमेट? ऑन द बेसिस ऑफ सम बेस। अब ये बेस क्या है? इस बेस का एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। याद आया? ये वर्ड याद आया? यस सर। ये कॉस्ट ड्राइवर क्या चीज थी? काम पड़ा कॉस्ट को बढ़ाती है। किसको? कॉस्ट को बढ़ाती है, कॉस्ट को ड्राइव करती है। यानी जब ये ज्यादा हो जाए तो कॉस्ट ज्यादा हो जाए। अब जरा सोचिए, ये टेलरिंग का काम है, बिजनेस। इसमें कौन सी चीज ऐसी होगी जो ज्यादा हो तो मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा हो? इनडायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा हो, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि मुझे ज्यादा
कपड़े बनाने होते हैं, ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं, ज्यादा कपड़े बनाते हैं, ठीक है। मशीनरी ज्यादा इस्तेमाल। मशीनरी किस चीज से इस्तेमाल होती है? बिजली से, ठीक है। मशीनरी क्यों ज्यादा इस्तेमाल होती है? ऑर्डर ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है। और मशीनरी को मैं किस तरह आप बताते हैं कि मशीनरी ज्यादा इस्तेमाल हो रही है या कम इस्तेमाल हो रही है? ऑन व्हाट बेसिस? प्रोडक्शन की बेसिस पे तो है। आवर्स, एक्टिविटी वो क्या है? या तो आवर्स है या नंबर ऑफ यूनिट्स। जितने ज्यादा यूनिट बनाऊंगा मशीन ज्यादा इस्तेमाल होगी, या जितने आवर्स ज्यादा काम करूंगा उतनी मशीन ज्यादा इस्तेमाल होगी। पहले हम काम करते थे 4 घंटे दिन में, 5 घंटे। अब जब ईद नजदीक आ गई तो हम कहते हैं बस दिन रात काम। पहले एक शिफ्ट लगेगी, फिर वो टेलर जाएंगे और टेलर आएंगे, दूसरी शिफ्ट लगाएंगे, हम सहरी तक काम करेंगे, उसके बाद हम सो जाएंगे, फिर 4-5 घंटे बाद दोबारा शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब सब कुछ डिपेंड्स ऑन सम कॉस्ट ड्राइवर और एलोकेशन। ये बात तो क्लियर हो गई, ओके। अब आते हैं एस्टिमेटेड। फिर आपने क्या करना है? आपने एस्टिमेट करना है। मैंने कॉस्ट को भी तो एस्टिमेट करना है, मैंने एलोकेशन बेस को भी एस्टिमेट करना है। अब अगला महीना कितना कॉस्ट ड्राइवर होगा, यानी कितने आवर्स घंटे में काम करूंगा, मैं एस्टिमेट करूंगा। हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन एस्टिमेट कर। मैं कहता हूँ यार ईद का महीना होगा तो इतना, चलो यार पूरे महीने में 1000 आवर्स हम काम करें, ऐसे मैंने अंदाजा लगाया, ठीक। फिर मैं कहता हूँ यार खर्चा कितना होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट का, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट का। मैं कहता हूँ यार वो भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, अच्छा सारा मिला के 2 लाख खर्च होगा, 2 लाख, ठीक। So how did I find it? How did I find out, or what did I do? I used a formula which is called as predetermined overhead rate, POHR, POHR, हम इसको बोलते हैं POHR। मैं POHR निकालता हूं, जो कि एक रेट है। वो क्या है? टोटल एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट। टोटल 2 लाख हो गई, अंदाजा लगाया, एस्टिमेटेड, ठीक है। एस्टिमेट्स कैन नॉट बी ऑलवेज राइट 100%, थोड़ा बहुत फर्क आएगा। एक्चुअल के साथ इसको फिर मैं कंपेयर करूंगा, बाद में आपको बताता हूं कंपेयर करें। डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड एक्टिविटी। नाउ एक्टिविटी कैन बी एनीथिंग, activity can be direct labor hours, activity can be machine hours, activity can be number of units, activity can be anything, whatever drives your cost in your organization, think of it। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज भी कॉस्ट को ड्राइव कर रही है वो एक्टिविटी, ठीक है, वो एक्टिविटी। आईएम साइंसेस में बिजली ज्यादा कब इस्तेमाल होती है? जब गर्मियों में। अब गौर से स्टूडेंट ज्यादा हो या क्लासेस ज्यादा, लेकिन फर्क है। स्टूडेंट ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर क्लासेस वही 5 क्लास हो और हर क्लास में 100 बंदा आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लासेस ज्यादा हो, क्लासेस कब ज्यादा होती है? जब प्रोग्राम्स ज्यादा हो, ठीक है, प्रोग्राम्स ज्यादा हो। तो या तो मैं नंबर ऑफ प्रोग्राम्स पे करूं, या अगर आप कहेंगे नहीं सर इस तरह नहीं है, स्टूडेंट ज्यादा आएंगे तो क्लास ज्यादा हो जाएगी, हम लिमिट नहीं है, मतलब 5000 स्टूडेंट आएगा तो मैं 10 क्लासें कर दूंगा, 10 स्टूडेंट आएगा मैं 1 क्लास में। वैसे नॉर्मली होता है ना कि नहीं 300 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं लेंगे, ठीक है। लेट्स से इस तरह का केस नहीं, ठीक, बस आप कहें बस जो भी आए आ जाए, तो फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर नहीं आप कहें नहीं इस तरह नहीं है सर, हर क्लास, हर डिग्री में, हर बैच में, हर बीबीए या बीएससी या हर प्रोग्राम में 300 से ज्यादा बंदे नहीं ले, जो 300 में आ गए बाकी के काम नहीं लेते हैं, बस टॉप 300। तो फिर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स करो, एक प्रोग्राम तो 300 लोगों के लिए कितनी क्लासें चाहिए? 1 2 3 4 5 6, हर एक में 50, 6 क्लास। 2 प्रोग्राम्स तो फिर 300 प्लस 300, 6 और 6 12 क्लासेस होगी, तो पंखे भी ज्यादा लगेंगे, लाइट भी ज्यादा लगेगी, स्वीपर भी ज्यादा चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड भी ज्यादा चाहिए, सब कुछ ज्यादा हो जाएगा, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। अब आपने सोचना है आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। एग्जाम में जो डेटा गिवन होगा उसके अंदर देखेंगे किस चीज के ऊपर बेस कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो होता है डायरेक्ट लेबर आवर्स। अब आपको याद आया आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसमें उसने क्या कहा था कि अप्लाइड ओवरहेड
या ओवरहेड इज 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, उसने उसके साथ लिंक कर दिया। लिंक हो गया, ओवरहेड इसके साथ लिंक हो गया। नॉर्मली ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल, उसके बाद ये और ये इस्तेमाल। सर जी डायरेक्ट लेबर तो ओवरहेड नहीं है सर, डायरेक्ट लेबर ओवरहेड तो नहीं है सर, ओवरहेड नहीं है, लेकिन जब डायरेक्ट लेबर ज्यादा होगा, आप जरा सुने, डायरेक्ट लेबर आवर्स ज्यादा होंगे। टेलर पहले काम करता था 4 घंटे, अब काम करता है 4 घंटे एक शिफ्ट, फिर दूसरा टेलर आता है 4 घंटे, फिर तीसरा टेलर आता है, हम 16 आवर्स काम करते हैं, ठीक है, 8 घंटे सोते हैं बस, उसके अलावा बाकी काम। जब टेलर ज्यादा आएगा, पहले 4 घंटे के लिए फैक्ट्री खुलती थी, तो लाइटें कितने घंटे के लिए लगती थी? 4 आवर्स। अब कितने घंटे के लिए काम होता है? 60। तो जब डायरेक्ट लेबर के आवर्स ज्यादा हो गए तो बिजली का खर्चा भी ज्यादा हो गया, मशीन का खर्चा भी ज्यादा हो गया, मशीन के अंदर ऑयल लगता है उसका खर्चा भी ज्यादा हो गया, ठीक है, मशीन के अंदर पेट्रोल डालता हूं उसका खर्चा भी ज्यादा हो गया। मुझे ज्यादा लोग आके काम करेंगे, स्वीपर भी ज्यादा चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड भी चाहिए ज्यादा, क्योंकि अब इन सब का ख्याल भी रखना है, ठीक है। टेलर जब 12 घंटे काम करेगा तो धागा भी ज्यादा इस्तेमाल होगा। एस्टिमेशन गलत या सही की बात ही नहीं कर रहे, एस्टिमेट तो एस्टिमेट है ना, आप अंदाजा लगाते हैं, मैं अंदाजा लगाता हूँ यार 1000 रुपए खर्चा होगा, असल में खर्चा कितना हो गया? 1200, 200 को एडजस्ट कर दूंगा बाद में, लेकिन बाद में करूंगा क्योंकि बिजली का बिल बाद में आएगा, बाद में करूंगा, ये नहीं कि नहीं करूंगा। इस तरह कभी नहीं हो सकता कि कॉस्ट इसी तरह आप कहें यार बस 200 रुपए बस छोड़ दो, नहीं, उसको आप एडजस्ट करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट करेंगे, वो फिर किसी और ठीक है, चार्ज करें। बताता हूं कैसे करेंगे, ठीक है, बाद में करेंगे, अभी फिलहाल इसको छोड़ो। फिलहाल ये सीखो, टोटल एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट कितनी है? 2 लाख, एस्टिमेटेड एक्टिविटी कितनी है? 1000 आवर्स, तो रेट क्या निकला है? रेट क्या निकला है? 200 क्या पर आवर, अब सही हो गया, 200 पर आवर हो गया। अब आते हैं फहीम के अकाउंट, फहीम के अकाउंट पर डायरेक्ट लेबर ने कितने घंटे काम किया? हिसाब होगा ना मेरे पास, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लेबर फहीम को चार्ज किया हुआ है, मेरे पास रिकॉर्ड है। फहीम के प्रोजेक्ट के ऊपर डायरेक्ट लेबर ने कितने घंटे काम किया? जस्ट गिव मी फिगर। 3 आवर्स, 3 आवर्स, 3 फिर अप्लाइड एफओएच कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको हम लोग अप्लाइड बोलते हैं, ये एक्चुअल नहीं है, ये अप्लाइड। अब और से देखेंगे, और से देखेंगे, अप्लाइड एफओएच इक्वल्स TOHR मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी। रेट हमने थोड़ी देर पहले क्या निकाला? 200। फहीम के प्रोजेक्ट पे डायरेक्ट लेबर ने कितने घंटे काम किया? 3 घंटे, तो फहीम को कितना चार्ज करूं? 6। ये अब आ जाए शाहजेब के अकाउंट, शाहजेब के अकाउंट में कितने घंटे काम किया लेबर ने? 5 आवर्स, शाहजेब को कितना चार्ज करूं? 1000 चार्ज कर, बस आसान तरीका, सबको मैंने चार्ज कर दिया। अब आखिर में फिर हिसाब लगाएंगे कि एक्चुअल और अप्लाइड क्या है, ये बात मैं बताता हूं। फिलहाल ये स्टोरी क्लियर करता हूं। एस्टिमेशन हम कैसे लगाएंगे कि मतलब 2 लेयर मेरा हो सकता है, यही समझते हैं सर। ये एस्टिमेशन कैसे लगाएंगे? फिलहाल के लिए, फिलहाल एग्जामिनेशन पर्पस, इट वुड बी गिवन इन दी क्वेश्चन। प्रैक्टिकली, अब आ जाए प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली एस्टिमेट्स किस बेसिस पे लगाते हैं? पास्ट एक्सपीरियंस बेसिस। पिछली ईद पर कितना मेरे पास वर्कलोड था, मैं देखता हूं यार इतना वर्कलोड, इस ईद पर कितना हो जाएगा यार, और इकोनॉमिक कंडीशन क्या है? थोड़ा ज्यादा होगा, कम, ज्यादा, ये डिसाइड करना मेरा काम है, ये अकाउंटेंट का काम है। एस्टिमेट करना अकाउंटेंट एस्टिमेट करेगा, तो वो एस्टिमेट करेगा रीजनेबल, इट शुड बी अ रीजनेबल एस्टिमेट, कोई रीजन होना चाहिए इसके पास, ठीक है। रीजन मैं काम कर देता हूं, क्यों? मैं कहता हूं यार बहुत महंगाई हो गई है, लोग नहीं है, ठीक है। अगर गलत हो गया इफ
अगर ज्यादा हो गया तो एडजस्ट तो कर दूंगा, मैं ये तो आपको नहीं कह रहा कि नहीं बस यही है। हाँ ये है कि थोड़ी सी एस्टिमेशन गलत हो जाए, खैर है कभी कभी गलत हो जाता है, नो प्रॉब्लम, एडजस्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर सो फार? ओके, अब देखिए, अब और से देखिए, पेड एंशन क्लास अकबर एंड उसामा, वैसे आप लोग कर क्या रहे? यार ये बात नहीं, ये इंजीनियरिंग का काम है, आप कॉस्टिंग कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये इंजीनियरिंग बात नहीं हो सकती। ओके, पेरेंटिंग क्लास, पेरेंटिंग क्लास, आप ये सारे काम बाद में कर सकते हैं। पेरेंटिंग ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे हर जगह पे आएगा और आपको अगर समझते हैं कि प्रॉब्लम है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। नहीं नो प्रॉब्लम, लेट्स कंटिन्यू। तो अब हमने कहा कि अब दोनों को कंपेयर कैसे करें, ठीक है, कंपेयर कैसे करें। अब आपने कहा कि एस्टिमेटेड टोटल क्या खर्चा आएगा, आपने इस हिसाब से एस्टिमेट कर दिया 600, 1000, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर दें, कर दिया। ये सारी एस्टिमेशन आपने टोटल की, आपके पास आ गया, गिव मी एनी फिगर। 2000 नहीं आपने ज्यादा, 50,000 50,000, ठीक है, आ गया 50,000। ओके, मैंने चार्ज कर दिया, इसको भी तैयब ने भी एक ड्रेस दिया था, उसको भी चार्ज कर दिया। अनीफ के 2 ड्रेसेस थे, अकबर के 5 थे, वो कहता है सब दोस्तों को मेरी तरफ से ही, ठीक है, सबको चार्ज कर दिया। अब बिजली का बिल भी आ गया, अब ये गुजर गई, बिल्स आ गए, सारी कॉस्ट मेरे पास आ गई। अब मैं एक्चुअल कॉस्ट कंपेयर कर, कैलकुलेट करें एक्चुअल इनडायरेक्ट लेबर सबको इकट्ठा कर, ठीक है, इकट्ठा कर दिया। गिव मी एनी फिगर, एक्चुअल कितना? 60,000। So now applied FOH was 50,000 and actual FOH is 60,000. There is a difference of 10,000. Up first you need to decide whether this is over applied or under applied. Under. यार यही सोचते हैं, ओवर या ओवर अप्लाई आपने अप्लाई कितना किया? 50, असल में कितना हुआ? 60, तो आपने अप्लाई कम किया, so this is under, this will be called as under applied overhead, ठीक है, under applied overhead। कितना फर्क आया? 10,000 का। ये 10,000 कॉस्ट हुई जो आपने नहीं लिखी, ये कॉस्ट आपने नहीं लिखी ना, ये कॉस्ट थी। तो अब क्या करें, जो कॉस्ट होता है उसमें इसको ऐड करें। ये कॉस्ट सारी, इसके प्रोजेक्ट की कॉस्ट, इसकी कॉस्ट, इसकी कॉस्ट, इसकी कॉस्ट, ये सारी किधर चली गई? ये सारी किधर गई? कस्टमर को आपने दी, बेच दी, कस्टमर को आपने बेच दी ना, ठीक है, कस्टमर को बेच दी, पेमेंट मैंने उनसे ले ली, ठीक है, मैंने उनसे पेमेंट ले ली। जब मैं कस्टमर को कोई चीज बेच दी और लेट्स से मैंने ये मार्कर कस्टमर को बेचा, कपड़े बेचे, उस कपड़े की कॉस्ट मैंने हिसाब लगाया कि बनी लेट्स से ये एक ही कपड़ा, चलिए इस तरह 50,000, लेकिन असल में उस कपड़े की कॉस्ट हो गई 60,000, तो आपने कॉस्ट कम रखी थी, ठीक है। अब आप 50,000 का ही मतलब तो नहीं है कि आप इसको फहीम से भी 50,000 रुपए लेंगे, यू वुड हैव एडेड योर प्रॉफिट मार्जिन एज वेल, आपने प्रॉफिट मार्जिन तो ऐड किया होगा, कितना ऐड किया होगा वो आपकी मर्जी है, कितना ऐड किया था, जितना भी ऐड किया था उसको छोड़ देते, 50,000 कॉस्ट थी। अब उस कॉस्ट को 50 से बढ़ाकर 60 कर दी, 65 नहीं 60 कर दी, 10,000 बीच में ऐड करना, ठीक है, 10,000 बीच में ऐड करना। अब 10,000 कॉस्ट में ऐड करने के लिए इस कॉस्ट को क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल दिस कॉस्ट? कॉस्ट भूल गया, याद करें, कॉस्ट ऑफ व्हाट ना, मैंने ये ड्रेस बेच
जी आप पाएंगी वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इससे पहले तक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी आपकी 50,000, अब आपको पता चल गया कि नहीं वो 60 है, उसमें 10,000 और एडजस्ट हो, वापस जाओगे कस्टमर के पास ना वो नहीं हो सकता, वो तो हो गया है। अब उसके लिए चाहिए था आपको, उसके लिए दो चीज, या तो चाहिए था कि आप अपने एस्टीमेट को अच्छा बनाते कि इतना फर्क ना आता 10,000, ठीक है, और या फिर आप क्या करते कि अपना प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा रखते, आप 55,000 को उसको ना बेचते, आप उसको 80,000 का बेचते, आप उसको 80 का बेचते तो ठीक है, अगर अभी 10,000 कॉस्ट ज्यादा होगी तो स्टिल यू आर मेकिंग प्रॉफिट। गॉट द आइडिया? ठीक है, याद रखें जो भी ओवर अप्लाइड या अंडर अप्लाइड होगा इट विल बी एडजस्टेड इनटू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीजीएस, ये ओवर अप्लाइड। अब अगर एक्चुअल आ जाता 40,000 ओवर अप्लाइड, ओवर अप्लाइड हमेशा सीजीएस से माइनस होगा, सबट्रैक्टेड फ्रॉम सीजीएस, ठीक है, अंडर अप्लाइड इज एडेड टू सीजीएस, बस स्टोरी खत्म। सर ये तो एड कर दिया, लेकिन अब इसको गेन किस तरह करेंगे? 10,000 जो आपने लॉस, अभी एंट्री सारा करेंगे, एंट्री अभी रहती है, अभी तो आपको खाली समझाया है कि करना क्या है, ठीक है। तेज एडिशन सब्ट्रैक्शन से होगा कि मेरा सीजीएस अपडेट हो जाए, अपडेट हो जाएगा ना। पहले सीजीएस आपका गलत था, आपका सीजीएस आना चाहिए था 60,000, आपने सीजीएस आपका सीजीएस आना चाहिए था 1 लाख, आपने सीजीएस 10,000 से कम रखा, तो गलत। अगर आपका सीजीएस कम है तो आपका प्रॉफिट ज्यादा है। अब आपको चाहिए कि ये 10,000 सीजीएस में ऐड कर दें तो आपका प्रॉफिट 10,000 से, ये जरूरी है क्योंकि ये कॉस्ट हुई है, इसको कहीं ना कहीं पे रिकॉर्ड करेंगे, तो इसलिए इसको सीजीएस में रिकॉर्ड करना है। यस सर, ठीक है, क्लियर हो गया? आगे जाओ। हिंट, ऑलवेज यूज अप्लाइड अप्रोच। क्वेश्चन में अब से आप याद रखें, क्वेश्चन में अगर दोनों ओवरहेड्स गिवन हो, आपने कौन सा ओवरहेड इस्तेमाल करना है? अप्लाइड। अगर सिर्फ अप्लाइड गिवन हो तो बस चाहिए, अगर सिर्फ एक्चुअल गिवन हो तो फिर एक्चुअल करें, नहीं तो अदरवाइज अगर दोनों गिवन हो तो आपने कौन सा करना है? अप्लाइड करेंगे, पूरी कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद एक्चुअल और अप्लाइड का डिफरेंस फाइंड आउट करके एडजस्टमेंट करेंगे। अब जरा सीजीएस स्टेटमेंट पे आते हैं। सीजीएस स्टेटमेंट किस तरह बनाते हैं? सीजीएस स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाए। रॉ मटेरियल्स, सेल्स, सीजीएस रॉ मटेरियल्स, बिगिनिंग रॉ मटेरियल्स, बिगिनिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग रॉ मटेरियल, आगे परचेसेस, प्लस परचेजेस, आगे एडिशन, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कुछ आगे माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ये क्या आ जाएगा? रॉ रॉ मटेरियल मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज यहाँ पे आएगा, ठीक है, आपने मुझे नहीं बताया। रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, ओके, रॉ मटेरियल यूज। इसके बाद डायरेक्ट लेबर, इसके बाद ये कौन सा एप्रोच होगा? अप्लाइड एप्रोच। अब याद रखें ये अप्लाइड एप्रोच होगा, ये एक्चुअल यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे अप्लाइड एप्रोच लिखना है। लिख दिया? यस सर। ओके, आगे चलिए। टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, फिर टोटल वर्क इन टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस, फिर माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, फिर टोटल गुड्स अवेलेबल एम मैन्युफैक्चर, फिर प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स ओपनिंग, फिर कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल माइनस माइनस एंडिंग इन एंडिंग सीजीएस। अब ये सीजीएस जो है ना ये एडजस्टेड सीजीएस है, नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया था अप्लाइड। महीना खत्म हो गया, बिलों का इंतजार करेंगे, बिल्स आ जाएं, एक्चुअल की फिगर निकालेंगे, इसमें हो सकता है 5, 6, 8, 10 दिन गुजर जाएंगे, ठीक है, हो गया।
अब कंपेयर करें दोनों को। अब यहां पर या तो ऐड कर, या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट, डिपेंडिंग कि कौन सा ओवर अप्लाइड है। क्लियर हो गया? सारी बातें क्लियर है? ओके, थैंक यू सर। यू आर वेलकम। सर जी वो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं सर। क्या अभी तुम्हारा कोर्स खत्म नहीं हुआ? ओके क्यों? सर मैंने प्रेजेंट कर आपने प्रेजेंट करना है, कर लें। वो तो ब्रेक जब और सर ये सारे जाएंगे भी कैसे प्रेजेंट नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा, मैं यही बोलूं सारा यही। अब ये क्या चीज है, ठीक है? आपको ओवरहेड की स्टोरी मैंने सारी सुना दी है, ठीक? आपको याद रहनी चाहिए। नाउ दिस इज अ जॉब कॉस्ट शीट। अब मैं हर क्लाइंट के लिए, कस्टमर के लिए इस तरह की एक शीट बनाता हूं। उसमें क्या करता हूं, सबसे पहले माय कंपनी नेम, जॉब नंबर, क्या नंबर, डिपार्टमेंट, आइटम, क्या आइटम है, डेट इनिशिएटेड, किस दिन स्टार्ट किया, डेट कंप्लीट, किस दिन कंप्लीट होगा, यूनिट्स कंप्लीट, कितनी चीजें वो मांग रहा है मुझसे, करिए। डायरेक्ट मटेरियल, रिक्विजिशन नंबर, रिक्विजिशन नंबर होता है जब आप मटेरियल मंगवाते हैं ना स्टोर से, तो रिक्विजिशन निकले। अब शाजिब के लिए मटेरियल चाहिए या फहीम के लिए? अब इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जब मैं मटेरियल मंगवाऊंगा ना तो उसका रिक्विजिशन नंबर होगा, उस डॉक्यूमेंट का एक नंबर होगा। उसमें मैं लिखूंगा मुझे 2-3 यार्ड्स कपड़ा चाहिए, वो ले आएगा। मैं कहूंगा ये फहीम के अकाउंट में जाएगा, तो रिक्विजिशन नंबर यहाँ पे लिख दूंगा उसका, उसकी अमाउंट यहाँ पे, ठीक है? टिकट, डायरेक्ट लेबर, किसने काम किया फहीम के प्रोजेक्ट पे, उसका टिकट नंबर, उसके आवर्स, उसका क्या रेट है, मल्टीप्लाई अमाउंट। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इस तरीके से कैलकुलेट करूंगा, आवर्स, रेट और आवर्स को मल्टीप्लाई करूंगा, जो यहाँ पे किया अमाउंट आ गया। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड सबको ऐड कर दूंगा, टोटल कॉस्ट, एक यूनिट की कॉस्ट, यूनिट शिप, किस दिन शिप करूंगा, भिजवा दूंगा, बस। ये तो नहीं भिजवाऊंगा, तो मेरी कॉस्ट समझी, यानी मेरे पास रहेगा ये रिकॉर्ड। इससे मैं कहूंगा भाई इतने इतने पैसे मुझे भिजवा दो, ये मुझे पैसे भिजवाएगा, मैं इसको शिप करूंगा, जब डन, ठीक है? सो दिस इज हाउ जॉब ऑर्डर कॉस्ट वर्क्स। क्लियर हो गया? जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग समझ आ गई? ओके। आपने कहा कि ऐसा भी हम स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए बनाते हैं, हर क्लाइंट का अलग होगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये किधर गया, जॉब नंबर। अब हर एक का नाम तो मैं नहीं लिख सकता ना, अब क्या पता इसका नाम फहीम है, इसका नाम भी फहीम है, तो मैं इसके नंबर्स लिख देता हूँ आसानी से। आपने देखा होगा ना, जब आप कभी होटल के पास जाते हैं उसने नाम नहीं, उससे नंबर्स लिखो, और आपके ड्रेस का वो नंबर कहता है, ये वाला नंबर रजिस्टर में आपका नंबर देखता है, वो नंबर उधर देखता है, कहता है ये नंबर ले आओ, वो नंबर ले आओ, ठीक है? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। मैंने सब जॉब्स को नंबर दिए हैं, ठीक? लेकिन अगर मेरे पास टोटल जॉब्स ही 4 हैं, मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी और टोटल जॉब्स ही 4 हैं, एक हॉस्पिटल है, एक प्लाजा है, एक मस्जिद है, एक घर है, तो फिर मैं कह सकता हूँ ना ये घर वाले प्रोजेक्ट, ये हॉस्पिटल वाला प्रोजेक्ट, फिर आसान है। लेकिन नॉर्मली इस तरह नहीं होता ना, जब वी हैव कंस्ट्रक्शन कंपनी सो दे हैव मेनी प्रोडक्ट्स, इस तरह नहीं होता कि सिर्फ 2 या 3 प्रोजेक्ट्स ज्यादा होते हैं। बस हो सकता है फहीम का भी घर है, आरिस का भी घर है, तो फिर मैं इनको नंबर्स दे देता हूँ, नंबर्स, जॉब नंबर्स, ठीक है समझ? इस तरह आइडेंटिफाई करता हूँ, और इस तरह हर एक के लिए अलग अलग, इस जॉब का अलग हिसाब, उस जॉब का अलग हिसाब, उस जॉब का अलग हिसाब। फिर आखिर में क्या करूंगा, जितनी यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट आ गई इसके ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज डालकर इसको प्राइस बता दूंगा कि यार ये पैसे मुझे भिजवा दो। लेकिन नॉर्मली ये काम मैंने पहले से किया होता है, इसको मैंने सेलिंग प्राइस पहले से डिसाइड की होती है कि अंदाजा लगाया होता है कि इसके ऊपर कितनी कॉस्ट होगी, ठीक है? और फिर उसके मुताबिक मैं इससे पैसे चार्ज करूंगा। ओके, डायरेक्ट मटेरियल। अब मैंने कहा डायरेक्ट मटेरियल का एक रिक्विजिशन होगा। अब फैक्ट्री तो इधर है, यहाँ पे हम कपड़े बनाते हैं सारे, मटेरियल सारा पड़ा हुआ है वेयर हाउस में, याद है? Yes, sir. हमने कहा था मटेरियल वेयर हाउस में, वहां से मंगवाने के लिए कौन लेकर आएगा, और वो इसी तरह चला जाएगा, इसी तरह ले आएगा? नहीं, उसको एक ये स्लिप साइन करिए, इसको कहते हैं मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म। डेट, रिक्विजिशन नंबर, जॉब नंबर। अब रिक्विजिशन नंबर भी जॉब नंबर भी, अब इसके ऊपर मैं लिख दूंगा कि ये किस जॉब के लिए जा रहा है, जिस जॉब के लिए जा रहा है उधर ये रिकॉर्ड कर। जॉब नंबर, डिपार्टमेंट, क्या चीज चाहिए मुझे चाहिए 12 क्वांटिटी चाहिए ये चीज,
20 पीसेस चाहिए ये चीज, इसकी कॉस्ट कितनी है, ये मटेरियल कितना है 116, इस 116 को उठाकर यहां पर लिख 116, बस पता चल जाएगा आपको कि इसमें मटेरियल 116 है। देखते हैं यहां पे 116, लेट्स राइट 116 here 116 और रिक्विजिशन नंबर क्या था, व्हाट वाज द रिक्विजिशन नंबर, किसी को याद है? 173 I guess CR सर मेरे पास है मार्कर है, एक मिनट में देख लेते हैं अभी काम करेंगे। 116 and the requisition number is what? X76890 X76890 कर दिया। अब इसी तरह लेबर के भी इसी तरह एक रिकॉर्ड होगा, ठीक है? लेबर का रिकॉर्ड क्या होगा, लेबर का होगा उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय टाइम टिकट। इसके अंदर लेबर का भी लिखा होगा, लेबर कौन है, नाम, किस जगह पे काम करता है, स्टेशन 42, डेट, टाइम टिकट नंबर, कितने घंटे काम किया, 8 बजे से 16, तो कितने घंटे हो गए 8, और इसका पर आवर रेट क्या है 11, इसकी कॉस्ट कितनी हो गई 88, और इसने किस जॉब के ऊपर काम किया था A1, तो अब जाकर इसको A143 के अंदर लिख दें, A143 ये वाला, ठीक? टाइम टिकट नंबर क्या था 36 कितने घंटे काम किया 8, रेट क्या था 11 नहीं सर, अब हम सर आवर्स 8, रेट का यहाँ पे कॉलम नहीं दिया, वैसे अच्छा होता है कि रेट का भी कॉलम, ये भी हो गया, ओके आगे जाएं आप, ये भी हो गया, ये भी लिख दिया, लेट्स मूव ऑन। अब ओवरहेड के लिए मैंने क्या कहा था अप्लाइड, उसके लिए क्या फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले POHR, फिर उसको एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करें। अब देखिए POHR की इंफॉर्मेशन इस तरह की होती है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज अप्लाइड टू जॉब्स दैट आर इन प्रोसेस इन अ लोकेशन बेस्ड सच एज डायरेक्ट लेबर आवर्स, कहा था ना डायरेक्ट लेबर डॉलर्स, अच्छा एक और चीज हो सकती है डायरेक्ट लेबर डॉलर्स, आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन था उसमें ये चीज है, यस सर 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर डॉलर्स, ओके डायरेक्ट लेबर डॉलर्स, और मशीन आवर्स नंबर ऑफ यूनिट्स भी हो सकता है, इज यूज्ड टू असाइन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू इंडिविजुअल जॉब्स। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, एक नजर देख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। POHR फॉर्मूला आपको बता चुका हूं, दिस इज द फॉर्मूला, estimated total manufacturing overhead for the coming period divided by estimated total units in allocation based for the coming period। इसने नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर किया है, हमने कहा कोई भी एक्टिविटी, कैन बी एनी एक्टिविटी, ओके। प्रीडिटरमाइंड ओवरहेड क्यों इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको सारी स्टोरी सुना चुका हूं, क्यों इस्तेमाल करते हैं ये सारा यहाँ पे, इसका रीजन क्या है कि एक्चुअल ओवरहेड आपको पता नहीं चलता, तो आप क्या करते हैं एक्चुअल ओवरहेड को छोड़ के आप अप्लाई करते हैं, एक रीजन। दूसरा रीजन, एक्चुअल ओवरहेड फ्लक्चुएट करता है, सीजन में ज्यादा हो जाएगा ना, हमने कहा सीजन में ज्यादा हो जाएगा ना, और ऑफ सीजन में कम हो जाएगा, तो हम लोग अप्लाइड इस्तेमाल कर लेते हैं यूनिफॉर्म में, ठीक, ये भी हो गया। ये फॉर्मूला भी आपको लिखवा चुका हूं इधर कि अगर आपने ओवरहेड अप्लाइड को फाइंड आउट करना है POHR को मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी, या ओके लेट्स मूव ऑन। सर बस काफी, बस इसको कंप्लीट करते हैं ना, लेट्स कंप्लीट दिस इज द लास्ट थिंग, ओके। सो नाउ इन दिस एग्जांपल, ये जो एग्जांपल है इसमें एस्टिमेटेड ओवरहेड कितना है 640,000 और इसकी बेस कितनी है 160,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो आपके पास रेट कितना आ गया $4 पर डायरेक्ट लेबर आवर। अब आपको याद है डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने थे उस 8 8 थे, तो अब आपने क्या करना है कि रेट को आवर्स 8 रेट 4 8 4 आर 32। अब यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल टोटल कितना इस्तेमाल को 116, डायरेक्ट लेबर कितना 88, ओवरहेड कितना 32, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई प्लस कर 236, ठीक है, ये टोटल कॉस्ट हो गई। अब ये यूनिट्स कितने थे, ये यहाँ पे लिखा होगा
यूनिट्स। अगर ये एक यूनिट था तो 236 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स 236 ये 1 यूनिट आ गया। और अगर ये 2 यूनिट होंगे तो 236 डिवाइड बाय 2 118 है 118 118 बस जो भी है फिर कर लीजिएगा 118 19 आएगा तो 8 हो जाएगा 9 2 are 18 आखिर में 8 आएगा। सर बंद कर दो। बात सिर्फ चेक करने दें कि ये आ रहा है यस सर यस सर। ठीक है यही है डन खत्म बंद कर दीजिए। ओके सुनो लास्ट थिंग एक क्वेश्चन आपसे पूछूं सर आप नहीं यस सर आपसे पूछूं The average unit cost should not be interpreted as the cost that would actually be incurred if an additional unit were produced. कितने यूनिट्स थे कि हमने शुरू से पहले क्या कितने यूनिट्स थे? 2 यूनिट्स 236 था और मैंने कहा अगर 2 यूनिट्स हो तो क्या हो जाएगा? 118 236 डिवाइड बाय 2 सही है? मैं आपसे वैसे ही कहता हूँ अब अगर मैं कहूँ कि 2 से 3 कर चलो मुझे बता सकते हैं ये 2/3 करेंगे सर बताएं मुझे सर 58 हो 79 ये 236 कॉस्ट आई कितने यूनिट्स के ऊपर 2। अब मैं आपसे कहता हूं कि 2 नहीं है ये कस्टमर मुझे कहता है कि नहीं मेरे 3 यूनिट्स प्रोड्यूस कर उसको मैंने 3 यूनिट से ये कॉस्ट कितनी हो जाएगी? डिवाइड बाय 3 सर ये 236 को हम 3 पे डिवाइड करें सामा ये कॉस्ट 2 यूनिट की थी अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 की बजाय 3 यूनिट प्रोड्यूस कर ये ज्यादा हो जाएगी सर फिर 236 को हम 3 पे डिवाइड करें सर 236 में 118 प्लस करेंगे 236 में 118 प्लस कर जी जी ठीक होगा सर। ये सर बिल्कुल इस तरह है जी अनीफ 118 प्लस से करेंगे हो सर। जाएगा जी मरियम 354 118 से प्लस No idea. सर 118 फिर हमें शक होगा फिर हम दोबारा जब हमें किसी पे शक हो जाता है ना उसके पेपर 3 बार चेक करें इसमें कोई गलती तो नहीं है हमने ज्यादा मार्क्स तो नहीं देते सर ये जो है जो कॉस्ट की एक्चुअली जो है 2 ये 2 यूनिट्स की तो अगर हम ठीक करेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट कॉस्ट हमारे से फिर ज्यादा नहीं होगा उसके ज्यादा हो जाएगा तो फिर 3 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी ये तो पूछ रहा हूं 354 कितना कितना कर दो 118 118 को ऐड कर ओके जी तो दो लोगों ने कहा 118 को ऐड कर यानी 236 2 यूनिट्स की कॉस्ट है ओके 2 यूनिट्स तो 3 यूनिट की कॉस्ट हो जाएगी 3 यूनिट की कॉस्ट हो जाएगी 236 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 118 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 354 रॉन्ग हम तो हमने जो नहीं रॉन्ग व्हाई सर ये 236 जो है अब सर ये अमाउंट की 1 यूनिट की है 2 यूनिट्स 2 यूनिट ठीक है अब रॉन्ग क्यों है गौर से जल्दी सुने ताकि जाए सर छुट्टी करें गौर से सुने क्यों अगर थर्ड यूनिट बनाऊंगा मटेरियल ज्यादा लगेगा लगेगा लेबर ज्यादा लगेगा लगेगा फिक्स्ड ओवरहेड वुड नॉट चेंज ये 236 बना किससे ये पहला वाला मटेरियल था ये 2 के लिए लगा अगर 3 के लिए लगेगा तो क्या करूंगा 116 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ जाएगा सही है मटेरियल के लिए सही है व्हाई बिकॉज़ मटेरियल इज अ डायरेक्ट मटेरियल इज अ डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट हमने कहा था कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है चेंज इन एक्टिविटी के साथ चेंज होती है सही है 88 डायरेक्ट लेबर डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ज्यादा हो जाएगा अब आते हैं डिवाइड बाय 2 की तरफ ना इसमें ये काम नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते व्हाट्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमने चैप्टर नंबर 5 6 में क्या पढ़ा था कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की नेचर क्या है क्या है ये मिक्स्ड है मिक्स्ड है मिक्स्ड का मतलब क्या होता है फिक्स प्लस दोनों है
अब इसके अंदर इस 32 के अंदर जो पोर्शन वेरिएबल है वो तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो फिक्स है वो नहीं चेंज होगा, वो दैट वुड रिमेन The same. फिक्स। तो इसका मतलब कि इसकी कॉस्ट Change नहीं होगी। चेंज होगी, लेकिन ये चेंज होगी, ये चेंज होगी। इस 32 के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, फिक्स वेरिएबल। वेरिएबल चेंज होगा, फिक्स चेंज 32 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, फिर से उसे डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। इस वाले तो वही कह रहा था सर। लेकिन क्या आपको पता है कि 32 के अंदर फिक्स और वेरिएबल दोनों इक्वल है शायद ना? शायद नहीं ना। मिक्स कॉस्ट में फिक्स और वेरिएबल को अलग करने का क्या तरीका है? ग्राफ सेल से हम वेरिएबल को स्कैटर ग्राफ और हाई लो हाई लो और रिग्रेशन, तीन मेथड है। इन तीनों में से आप इसको अलग अलग करेंगे, फिक्स को रिमेन फिक्स करेंगे और वेरिएबल वाले को डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। आप समझ आ गए? यस सर। समझ आ गई सारी? Yes, sir. आज का लेक्चर स्टॉप।